कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। नाउ अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला फीचर है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और सबसे लार्जेस्ट लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सर इवोर जेनिंग्स ने भी ये कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा डिटेल्ड एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। सेकंड है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेनिटी देता है कि सोवरेनिटी इंडिया के लोगों में वेस्ट करती है। मतलब इंडिया के पीपल सोवरन हैं। सोवरन का मतलब है इंडिया के लोगों के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। इंडिया के लोग किसी बाहर एक्सटर्नल पावर के सबऑर्डिनेट नहीं हैं। इंडिया के लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। किसी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी के सबऑर्डिनेट इंडिया के लोग नहीं हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को लोगों को सोवरेनिटी देता है। थर्ड है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उन लोगों ने इंडिया के लोगों की जो विशेष थी, जो इच्छाएं थी, उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग थे, वो लोगों ने इंडिया के लोगों की ज़रूरत, उनकी इच्छाएं देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया। रिपब्लिकन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। मतलब यहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है। जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। कौन इलेक्ट करेगा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी नहीं है। इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? पीपल ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्शन है ये, तो हम ये बोल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया ही हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं। हेरिडेटरी सिस्टम नहीं है, ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर पॉलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी रिलीजन को सबसे बड़ा नहीं मानता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को इक्वल मानता है, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और किसी के साथ भी रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं करता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, मतलब हर रिलीजन इक्वल है, इक्वल रिस्पेक्ट है हर रिलीजन की। किसी के साथ रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, नाम की पावर है। रियल पावर जो होती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बताती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास नॉमिनल पावर है, लेकिन रियल पावर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। हर साल जो गवर्नमेंट चूज करके जाती है, हर साल नहीं, मतलब जो भी टेन्योर होता है उसमें जो गवर्नमेंट चूज होकर जाती है रेगुलर इंटरवल्स पे, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है उसके पास रियल पावर होती है। हेड ऑफ द स्टेट के पास नॉमिनल पावर होती है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हेल्ड होते हैं
और जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुना जाता है, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी जाती है और वो ही रियल पावर एक्सरसाइज करती है। हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट जी के पास में नॉमिनल पावर है, रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया कि रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, नॉमिनल पावर हेड ऑफ द स्टेट के पास है। हर रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे और रिप्रेजेंटेटिव पीपल यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। इंडिया के लोगों को ये फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, सरकार इनसे ये फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। ये फंडामेंटल राइट सरकार के अगेंस्ट है, यानी अगर सरकार कल को फंडामेंटल राइट को तोड़ने की कोशिश करेगी, ब्रीच करने की कोशिश करेगी, तो जुडिशरी उनको रोकेगी। ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी विदाउट कंडीशन नहीं है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे रीजनेबल और जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखी है। पार्ट 3 के अंदर क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट कहाँ पे दे रखे हैं, पार्ट 3 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दे रखे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक डायरेक्शन है एग्जीक्यूटिव को एंड लेजिस्लेचर को। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो गवर्नमेंट की, और जो लेजिस्लेचर है उनको डायरेक्शन है ये क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्या डायरेक्शन है कि भाई इन चीज़ों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट। 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे लोगों को, इंडिया के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ऐसे उनके ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पोज करी गई हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पोज हुई थी। शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी इंट्रोड्यूस की गई थी, फिर बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तब एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें ऐड हुई थी। नाउ नेक्स्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब है फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, दोनों अपनी अपनी पावर को इंडिपेंडेंट तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, वो फेडरल सिस्टम होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यानी सेंट्रल और स्टेट के पास अपनी अपनी पावर हैं, लेकिन सेंटर के पास स्ट्रोंग यानी विद मतलब सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में सेंटर स्टेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, स्टेट की पावर को होल्ड कर सकती है। तो सेंटर के पास, सेंटर का जो रोल है, पावर है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो नॉर्मल सिचुएशन में सेंटर और स्टेट अपनी अपनी पावर एक्सेस करती है इंडिपेंडेंट तरीके से, लेकिन इमरजेंसी के केस में या कुछ स्पेशल केसेस में सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है स्टेट से। नाउ नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब है कि जो 18 साल का या 18 साल से ऊपर का है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको वोट डालने का अधिकार है, एक्सेप्ट फ्यू पीपल, जैसे कोई इंसेन है, साउंड माइंड का नहीं है, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। नहीं तो नॉर्मली हर एक सिटीजन को वोट डालने का अधिकार है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बड़ा अच्छा फीचर है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर मान लो कल को कोई ऐसा कानून पास कर दिया लेजिस्लेचर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ऑर्डर या पॉलिसी या रेगुलेशन पास कर दी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए हमारी जुडिशरी बैठी है। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करेगी, और अगर लगता है जुडिशरी को कि ये जो कानून आया है या जो ऑर्डर्स आए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो जुडिशरी उसको रद्द कर देगी। तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इसके चलते हुई कोई भी कानून या कोई भी ऑर्डर ऐसे नहीं आ सकते इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसलिए ही जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की या जो लेजिस्लेचर ब्रांच है, वो जब अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन दे रखी हैं उन लिमिटेशन को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच या लेजिस्लेचर उस लिमिटेशन के बाहर जाके कुछ कानून पास कर देंगे तो उस कानून को जुडिशियल रिव्यू करके जुडिशरी रद्द कर देगी। इसलिए एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन में रहते रहते ही एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ पास हो गया या ऑर्डर पास हो गए तो जुडिशरी उसको रद्द कर देगी। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास नंबर 2 थी, लेक्चर नंबर 2 था, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।